अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर एएस लेवल फिजिक्स, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एरर्स एंड देन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग वेक्टर्स। तो हमने क्या करना है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है, एरर्स को डिस्कस करना है और वेक्टर्स वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जिस तरह हम ओ लेवल फिजिक्स में हमने पढ़ी हुई हैं चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सेम चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं इन दी फिज़िकल क्वांटिटीज़ सेक्शन। तो उसमें जितना भी हमने ओ लेवल फिज़िक्स के अंदर हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है वही हमारा यहाँ पर एएस फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हैं। तो जो रेपिटेटिव कंटेंट है वो मैं जल्दी से पास करवा दूँगा ताकि आप लोग जो है जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपका, जो न्यू कंटेंट आपका एएस फिज़िक्स का, आप उसको ग्रास्प कर सको, ठीक है। और जो बाकी ओ लेवल फिज़िक्स अगर किसी ने अगर नहीं पढ़ी तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट माई प्ले लिस्ट फॉर ओ लेवल फिज़िक्स एज वेल, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे हमने जो डिस्कस करनी है, इट इज़ नोन एज बेस क्वांटिटी। अब एक बेस क्वांटिटी आपके पास होती क्या है? बेस क्वांटिटी आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मैयर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ हो आपके पास फिजिक्स में जिसको आप मैयर कर सको, दैट इज़ नोन एज योर बेस क्वांटिटी। इसके अंदर अब आपके पास आ जाता है टाइम, आ जाता है आपका जो टाइम है। इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ बेस क्वांटिटी। टाइम मैयरेबल होता है, आप स्टॉप वॉच से टाइम को मैयर कर सकते हो। फिर करंट होता है, करंट इज़ ऑल्सो मैयरेबल। करंट को आप मैयर कर सकते हो एम मीटर से। और ये जो इसके एसआई यूनिट्स हैं, आप इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये ख़ास तौर पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो इसके एसआई यूनिट्स होते हैं वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होते हैं, नॉट स्मॉल ए। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये एम्पेयर्स होते हैं। और ये टाइम को आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हो, विच इज़ नोन एज सेकेंड्स। फिर लेंथ जो है आपके पास, लेंथ भी एक मैयरेबल क्वांटिटी है। और लेंथ को आप किस एसआई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो? एम से, जो कि मीटर है। और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है मैस। मैस को आप रिप्रेजेंट करते हो केजी, विच इज़ नोन एज किलोग्राम्स। तो ये आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज अ बेस क्वांटिटी। किसी भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको वो आपके पास बेस क्वांटिटी होती है। अब आफ्टर बेस क्वांटिटीज़ वी हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटी से बनी हो। अब आपके पास जो स्पीड है, स्पीड आपके पास सबसे कॉमन तरह की आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वाई इज़ दैट? बिकॉज स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा था टाइम इज़ अ बेस क्वांटिटी। और फिर जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस सेकेंड बेस क्वांटिटी है। बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ रहा है। अब आपके जहन में हो सकता है क्वेश्चन हो कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे हमने लेंथ लिखा है, तो ये क्या डिफरेंट चीज़ नहीं होगी? नो, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स एक्चुअली द सेम। बिकॉज इनके जो यूनिट्स आ रहे हैं, इनके यूनिट सेम आ रहे हैं। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर्स में होता है और जो लेंथ होता है उसका भी आपके पास जो यूनिट होता है वो मीटर्स में ही होता है। तो ये सेम चीज़ें हैं। डिस्टेंस हो गया, विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है बस उनके दरमियान फ़र्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन भी आ जाती है, डिस्टेंस के अंदर आपके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। अब एक तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी स्पीड की। अब जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ भी आपके पास एक तरह की इसके यूनिट्स मीटर होते हैं। विड्थ भी आपके पास एक तरह की लेंथ होती है, उसके भी यूनिट्स आपके पास मीटर्स में होते हैं। हाइट के भी यूनिट्स आपके पास मीटर्स में होते हैं। तो यहाँ पे 3 दफ़ा आपने बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप ये आपका हो सकता है क्वेश्चन हो कि यहाँ पे ठीक है लेंथ तो हमने यूज़ कर लिया और विड्थ यूज़ कर लिया, हाइट यूज़ कर लिया, वो भी लेंथ की तरह की है, तो यहाँ पे एक ही तरह की बेस क्वांटिटी होगी। तो क्या ये स्टिल डिराइव्ड क्वांटिटी है? येस इट इज़। अब जो बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ना, उसमें ये आपने ज़रूर याद रखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर खाली आपके पास सिर्फ डिफरेंट तरीके की बेस क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। आपके पास एक भी बेस क्वांटिटी हो सकती है लेकिन उसको आपने एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपके पास लेंथ भी आपके पास एक तरह की बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी एक तरह की बेस क्वांटिटी है, हाइट भी एक तरह की बेस क्वांटिटी है, लेकिन उनको 3 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, उनको एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इस वजह से ये जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा बेस क्वांटिटी आपकी यूज़ हो। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि बेस क्वांटिटी सेम है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। बस आपने बेस क्वांटिटी एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करनी है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो, और जो बहुत कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन होता है, दैट इज़ एसआई यूनिट्स कैलकुलेशन। अब एसआई यूनिट्स कैलकुलेशन क्या होता है? कोई भी आपके पास वो आपको फार्मूला दे सकते हैं या वो आपको क्वांटिटी दे सकते हैं और उसके एसआई यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेट सपोज आपके पास उन्होंने दे दिया प्रेशर। अब ओ लेवल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया।
तो सबसे पहला आपने जो स्टेप करना है SI बेस यूनिट्स कैलकुलेट करने में, आपने वो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया कर लिया, आपने फार्मूला लिख लिया, फिर फार्मूले को एक्सपैंड कर दो। F आपके पास फर्दर होता है MA ओवर एरिया। अब जो आपके पास मैस होता है ये M है, और जो मैस के SI यूनिट्स होते हैं वो आप ऊपर से देख सकते हो, बेस क्वांटिटी से यहाँ से जो आपके पास मैस है उसके बेस यूनिट्स के किलोग्राम्स है, तो यहाँ पे आपने kg लिख लिया। फिर आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? एक्सेलरेशन के यूनिट्स आपके पास सिंपल होते हैं ms-2, ठीक है, ये होते हैं। और जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है? एरिया का फार्मूला आपके पास होता है लेंथ इनटू विड्थ, और लेंथ के यूनिट्स आपके पास मीटर्स होते हैं, और जो आपके पास ये विड्थ आ रही है इसके भी यूनिट्स मीटर होते हैं। तो एरिया का कंबाइन आपके पास यूनिट क्या बन जाता है? मीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर यू आर वंडरिंग कि एक्सेलरेशन का मेरे पास ms-2 कैसे है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्पीड ओवर टाइम। तो स्पीड की जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं, बल्कि स्पीड का भी हम ऐसा करते हैं, स्पीड का हम पहले फाइंड कर लेते हैं। स्पीड के जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ऊपर आपके पास मीटर आ गया, नीचे आपके पास सेकंड आ गया, तो ये जब आप करोगे तो आपके पास ms-1 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन के कर लो v/t। अब स्पीड का हमने स्पीड के फार्मूले से फाइंड कर लिया, इसके यूनिट्स आपके पास मीटर पर सेकंड है, तो जो टाइम होता है टाइम का बस s होता है। अब s को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ms-2। यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा ms-1 एंड देन ms-1 -1 करोगे तो -2 आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन का आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो इस तरह आ गया। तो इस तरह बेसिकली आप क्या करते हो? SI यूनिट्स कैलकुलेट करते हो। मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के फार्मूलाज या डिफरेंट तरीके के क्वांटिटीज़ उनके SI यूनिट्स कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। पहले मैंने आपको दिखाया एरिया का SI यूनिट क्या होता है। एरिया का फार्मूला लिख लो, सबसे पहला स्टेप लेंथ इंटू विड्थ, फिर लेंथ इंटू विड्थ के SI यूनिट्स लिख लो। मीटर इंटू मीटर होता है, मीटर इंटू मीटर इज़ m², तो एरिया के यूनिट्स क्या बन गए? m²। अब फिर मैंने आपको सिखाया कि आपने वेलोसिटी का SI यूनिट कैसे निकाला। वेलोसिटी का उसी तरह जिस तरह आपने एरिया का किया वैसे इसका कर लो। वेलोसिटी का पहले फार्मूला लिखो, v इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं m, और जो मीटर्स, और जो टाइम होता है टाइम के यूनिट्स होते हैं s या सेकंड्स। तो इनको s को ऊपर ले जाओ तो आपके पास मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब मैंने फिर आपको दिखा दिया कि एक्सेलरेशन का आपने SI यूनिट किस तरह निकाला। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है दैट्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम, और जो वेलोसिटी आपके पास होता है, वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर पर सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लिए, और टाइम के जो यूनिट्स होते हैं वो सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड्स को ऊपर लेके जाओ तो आपके पास जो फाइनल यूनिट्स हो गए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब मैंने फाइनली आपको दिखा दिया कि प्रेशर के फार्मूला आपने किस तरह निकालना है। अब प्रेशर का उस तरह ही आपने कैलकुलेट करना है। प्रेशर का फार्मूला लिख लो F/एरिया, एंड देन फोर्स के फार्मूले को एक्सपैंड करो, MA ओवर एरिया आ जाएगा। फिर M के यूनिट्स लिख दो, एक्सेलरेशन के यूनिट्स लिख लो, और एरिया के यूनिट्स लिख दो, तो आपके पास प्रेशर का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विच शुड बिकम, इसको अगर करोगे तो kg/m/2 ऊपर रहेगा, मीटर स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो m-2 हो जाएगा। तो इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे इस मीटर के ऊपर 1 है, 1 - 2 -1 हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह आप SI यूनिट्स कैलकुलेशन करते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी मैंने कैलकुलेट करवाई है, तो एनर्जी की भी उसी तरह SI यूनिट्स कैलकुलेशन होनी है। इसको प्रैक्टिस करके खुद भी एक दफ़ा चेक करना, ठीक है। तो ये वाले बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और ये वाले हो जाएंगे आप लोगों से। अगर इसमें उसने क्या एनर्जी के यूनिट्स कैलकुलेट करवाओ, तो एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला लिख लो। हमेशा ट्रिक यही होती है कि आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना होता है, फार्मूला के बगैर आप कर ही नहीं सकते। फार्मूला अब आपने लिख लिया। अब आपको पता है मैथ्स के एक डायरेक्टली आप लिख दो यूनिट्स kg होते हैं, फिर आपके पास g आ रहा है। g होता है आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वल टू, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम के इक्वल टू, और वेलोसिटी होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल टू। तो आपने फाइंड कर लिया था प्रीवियसली कि वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं ms-1, और फिर जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं वो आपके पास बन जाएंगे ms-1/2 इक्वल्स टू ms-2। तो g और a इक्वल होता है, तो जो आपके पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स आ रहे हैं वही g के यूनिट्स होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो ms-2, एंड देन हाइट डिस्टेंस होता है आपके पास, तो उसके मीटर्स आ जाएंगे। तो इसको अब आप एक्सपैंड करो तो आपके पास ये बन जाएगा m² s-2, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट दी SI यूनिट्स इन AS लेवल फिजिक्स। अच्छा, अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। अब व्हाट इज़ मेंट बाय होमोजेनियस इक्वेशन? होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपके पास सेम इक्वेशंस हो, आपके पास सेम SI यूनिट हो। राइट हैंड साइड पे भी सेम SI यूनिट्स हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम SI यूनिट्स हो। अब इसकी अगर सबसे कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, तो सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर हो सकती है
आप कह लो कि आपके पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल होती है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो इनके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम तरह के यूनिट्स आने चाहिए। अच्छा, अब इसके सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऐसे यूनिट्स अगर कैलकुलेट करने तो फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv², और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर GPE का फार्मूला होता है mgh। अब ये इस तरह करके आपने लिख ली। अब एक और चीज़ जो मैंने ऊपर नहीं बताई थी वो ये बताई थी कि जब आपने ऐसा यूनिट्स फाइंड करने आप सबसे पहले फार्मूला लिखते हो, और फार्मूला लिखने के बाद अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो कांस्टेंट को आपने इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे इग्नोर कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता तो कांस्टेंट्स को इग्नोर कर दो। आपके पास लेट सपोज अगर f इक्वल्स टू kx आता है तो इसमें आपने k को भी इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट है। ये मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। तो कोई भी आपके पास नंबर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, आपके पास इवन अगर आपके पास एंगल आ जाए, कोई डिग्रीज में एंगल आ जाए, वो भी एक कांस्टेंट होता है। डिग्रीज भी आपके पास कांस्टेंट होता है, बिकॉज डिग्री की भी वैल्यू आपके पास 25 पॉइंट डेसिमल में करके आती होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को इग्नोर कर लो और इसको रीराइट कर लो, mv² इक्वल्स टू mgh। अब जो इनके यूनिट्स हैं वो बारी बारी लिख लो। ये मैस है आपके पास, मैस के यूनिट्स आपके पास kg होते हैं, और वेलोसिटी के यूनिट्स या स्पीड के यूनिट्स हमने पीछे भी हमने देखा हुआ, स्पीड के यूनिट्स आपके पास कितने क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो इसके एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो, इसको स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे आपके पास m आ रहा है kg, और जो g है इसके यूनिट्स आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वल टू होंगे, और एक्सेलरेशन के यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, और जो हाइट है, हाइट के यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे मीटर्स के इक्वल टू। तो ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, मीटर जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन s-1 भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा kg एंड देन मीटर इंटू मीटर इज स्क्वायर एंड देन s-2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, क्या होगी, ये होमोजेनस इक्वेशन होगी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दीज टू इक्वेशंस आर होमोजेनस इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं फार्मूलाज वो सेम ही आ रहे हैं। अब एक यहाँ पे पास्ट पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा, वो यहाँ पर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे देंगे, और इक्वेशन में वो क्या कहेंगे, गिवन इक्वेशन इज होमोजेनस, फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, अब ना एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने नहीं बताई वो ये थी कि होमोजेनस हमें पता है क्या कहती है, होमोजेनिटी इक्वेशन हमें ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपके पास ऐसा यूनिट सेम होते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर इस तरह की भी कोई आपके पास इक्वेशन आ जाए ना, लेट सपोज a + b = c, इस तरह करके भी अगर आपके पास इक्वेशन आ रही है, तो इसमें भी पता क्या होगा, इसमें अगर ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये होमोजेनस है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास a, b और c, इनके जो यूनिट्स आ रहे हैं, इनके यूनिट्स आपके पास क्या होंगे, इनके यूनिट्स सेम होंगे। तो ये भी होमोजेनस इक्वेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ रही है ना, a + b = c, तो a, b और c इन दोनों के यूनिट सेम होंगे। अगर लेट सपोज a का यूनिट आपके पास आ गया है मीटर्स में आ गया, तो इसका भी यूनिट मीटर में होगा, इसका भी यूनिट मीटर में होगा। तो ये यहाँ पे ना बस इनकी ये बात होती है, और उसको मैं अभी क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन आपको ये दे दी, और यहाँ पे वो कह रहे हैं गिवन द इक्वेशन इज होमोजेनस, फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा 3l + la² / p = qt sin थीटा। अब अगर आप लोग ये नोटिस करो तो यहाँ पर ये जो आपके पास चीज़ आ रही है, ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसको इग्नोर कर दो। फिर आपके पास ये जो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, इसको भी आपने क्या करना है, आपने इग्नोर कर देना। अब इनको जब आप इग्नोर करोगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो फिर इस तरह करके आ जाएगी, l + la² / p = qt। बिकॉज साइन थीटा का जो रिजल्ट आएगा ना वो आपके पास 25 पॉइंट समथिंग डिग्रीज में ही आएगा, और डिग्रीज भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करो तो ये इक्वेशन आपके पास कैसी बन गई है, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है a + b = c वाले फॉर्मेट में बन गई है। ये जो हमने ऊपर ये वाला फॉर्मेट देखा था ना, इस फॉर्मेट में बन गई है। और इसका मतलब क्या है कि a हो गया आपके पास, b हो गया और आपके पास c हो गया, इन सब के यूनिट सेम आएंगे, ठीक है। मतलब
एल के यूनिट्स एल ए स्क्वायर ओवर पी और क्यू टी के यूनिट्स एक दूसरे के इक्वल टू हो गया। अब जो यहाँ पे एल हमारे पास आ रहा है कैपिटल एल, ये हमारे पास क्या लेंथ है। तो जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं, लेंथ के यूनिट्स हमें पता है हमारे पास इक्वल टू होते हैं मीटर्स के। तो इसके जो यूनिट्स आगे वो तो मुझे पता लगे मीटर्स के इक्वल टू है। अब जारी सी बात है, अगर मेरे पास ये जो लेंथ है इसका यूनिट मेरे पास मीटर्स के इक्वल टू आ गया, तो एल ए स्क्वायर ओवर पी मतलब बी के भी जो यूनिट्स है वो भी मीटर के इक्वल टू होने चाहिए और क्यू टी के भी यूनिट्स मीटर के इक्वल टू होनी चाहिए। यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पर जो एल ए स्क्वायर ओवर पी आ रहा है इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ मीटर्स के, और यहाँ पे मैं इसके जो यूनिट्स हैं अप्रोप्रिएट वो लिख लेता हूँ। अब जो एल के यूनिट्स हैं मेरे पास मीटर हो जाएंगे, और जो ए स्क्वायर है मेरे पास, ए स्क्वायर उसे कह दिया रेडियस है, रेडियस के भी यूनिट्स आपके पास मीटर्स के इक्वल टू होते हैं। और यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे आपके पास पी है, पी तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, पी को एज इट इज़ लिख लो। तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह करके आ गया। आप इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करो तो ये हो जाएगा m3 ओवर पी इक्वल्स टू m। अब यहाँ से कटिंग कर दो, यहाँ से आपके पास ये m कट जाएगा और p को वहाँ पर ले जाओ। p को जब आप वहाँ पर लेकर जाओगे, यहाँ पर ले जाओ, p को जब आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m³ ओवर m, और इसको जब आप कटिंग करोगे इसकी तो आपके पास ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी m2 आ जाएगा। तो p के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या आ गए, m स्क्वायर आ गए, या m स्क्वायर ही इसको कहो, ठीक है। तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए, m स्क्वायर आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने c के यूनिट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिख दो QT, ये भी आपके पास किसके इक्वल टू होगा, m के इक्वल टू होगा, बिकॉज अगर a वाला जो पोर्शन है मतलब l जो आपके पास a के इक्वल टू है तो b भी m के इक्वल टू होगा, c भी m के इक्वल टू होगा, क्योंकि a आपके पास m के इक्वल टू है, a हमें पता लग गया m के इक्वल टू है तो b c भी m के इक्वल टू होगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड फ्रॉम हियर। अच्छा, अब वो कह रहा है QT इक्वल्स टू m, जो t है वो हमारे पास टाइम है, टाइम के यूनिट्स हमें पता है, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो QS इक्वल्स टू m लिख दो, Q को सब्जेक्ट बनाओ तो आपके पास आ जाएगा m ओवर s, तो इसको s को ऊपर लेके जाओगे तो ये आपके पास ये यूनिट्स बन जाएंगे जो कि बेसिकली स्पीड के यूनिट्स होते हैं आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ पे Q के भी यूनिट्स आ गए, आपके पास P के भी यूनिट्स आ गए और आपके पास L के भी यूनिट्स आ गए। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस इन AS लेवल फिजिक्स। और इस तरह आप लोगों ने ये वाले सवाल करने हैं और इसके बहुत आसान सवाल आते हैं, प्रैक्टिस से हो जाएंगे, टॉपिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस पे सिर्फ होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती हैं एरर्स वाली चीज़ें आती हैं। ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स वाला जो पोर्शन है ये आपके पास ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ आती है, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एरर्स आ जाते हैं। अब एरर्स थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट पोर्शन है, बट इसको भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे कभी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपके पास आती है चीज़ वो हम देख लेते हैं एरर्स के बारे में। सबसे पहली जो आपके पास यहाँ पे चीज़ आती है ना वो आपके पास है रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स को हम देखते हैं कि रैंडम एरर्स आपके पास क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि हर मेजरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ आप एवरेज लेने से आप ख़त्म कर सकते हो। तो दे आर प्रेजेंट इन एवरी मेजरमेंट। प्रेजेंट इन एवरी मेजरमेंट। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आप कह सकते हो कि दीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, और एलिमिनेट आप इनको नहीं कर सकते लेकिन आप इनको रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ये हो सकता है इनकी जो एरर का मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है। एरर साइज वेरीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एरर कैन बी स्मॉल और बिग, कुछ पता नहीं है। एरर बहुत बड़ा भी हो सकता है, एरर बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं आप कह सकते इसके बारे में, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता। और अगर इसको आपने रिड्यूस करना तो आप किस तरह करते हो, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कैन बी reduced
बाय टेकिंग एवरेज, ठीक है। तो आप इनको रिड्यूस कर सकते हो बाय टेकिंग एवरेज। तो अगर आप एवरेज ले लो तो आप इनको फिर क्या कर सकते हो, आप इनको आराम से रिड्यूस कर सकते हो। ये हो गया आपके पास रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स के ग्राफ के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, वो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में ग्राफ बना के दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं। तो ये लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ है और इसके बीच में आपके पास लाइन आ रही है, ऐसे करके लाइन आ रही है, और जो आपके पास एरर्स आ रहे हैं ना, एरर्स आपके पास सेपरेटेड हैं। एरर्स आप कह सकते हो कि एक एरर आपके पास यहाँ पर है, एक एरर आपके पास यहाँ पर है, एक एरर यहाँ पर है, एक एरर यहाँ पर, एंड सो ऑन। इस तरह करके जो एरर्स है ना आपके पास वो सेपरेट आउट हुए हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास कुछ ग्राफ बन रहा है ना, तो ऐसा ग्राफ आपके पास होगा, रैंडम एरर वाला ग्राफ होगा। तो ये आपने पहचान जाना। तो रैंडम एरर आप समझ लो दोबारा, रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो कि हर मेजरमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। और इसके जो साइज़ होते हैं, साइज़ का इसका कुछ पता नहीं होता, बड़ा साइज़ भी हो सकता है, बहुत कम भी साइज़ हो सकता है, यू नेवर नो। और इसको अगर रिड्यूस करना हो तो आप इसको एवरेज लेकर रिड्यूस करते हो। अब जो इसकी कॉमन जो आपके पास एग्जांपल होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी जो सबसे कॉमन आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आती है ना, आप यहाँ पे कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास आप कह लो कि आपके पास ह्यूमन रिएक्शन जो एरर होता है ना, ह्यूमन रिएक्शन एरर, वो आपके पास रैंडम एरर होता है। अब जो ह्यूमन रिएक्शन एरर है हर मेजरमेंट में आपके पास होता है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी अपना काम कर रहे हो, आप टाइम मेजर कर रहे हो, आप स्केल से रीडिंग मेजर कर रहे हो, उसके अंदर ह्यूमन रिएक्शन एरर आ सकता है, ठीक है। आप अपनी कार चला रहे हो तो एकदम से आप आगे जब कार को टर्न करते हो, कार को स्टॉप करते हो कोई ऑब्स्टिकल देके या कोई चीज़ देके, तो वो आपकी ह्यूमन रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का ह्यूमन रिएक्शन ज़्यादा है तो वो जल्दी से गाड़ी को स्टॉप कर देगा। अगर किसी का ह्यूमन रिएक्शन कम है, बल्कि अगर किसी का ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है वो कम है, तो वो जल्दी से स्टॉप करेगा क्योंकि उसका सोचने में टाइम कम लगता है। लेकिन अगर उसका सोचने का टाइम ज़्यादा है, उसका ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो वो देर बाद गाड़ी रोकेगा। वो पहले देखता रहेगा कि अच्छा ऑब्स्टिकल आ गया, फिर वो 2 सेकंड बाद रोकेगा। लेकिन जिसका ह्यूमन रिएक्शन तेज़ है, जिस तरह जो F1 ड्राइवर्स होते हैं, वो जैसे ही ऑब्स्टिकल देखेंगे वो अपनी गाड़ी को टर्न कर लेंगे ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो जाए और वो हाई स्पीड पर मेंटेन कर सकें। तो ये होता है ह्यूमन रिएक्शन एरर, और ये हर बार डिफरेंट होता है। अगर आप स्लीपी हो तो ह्यूमन रिएक्शन एरर आपका जो होता है टाइम वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लेट्स सपोज एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपने नींद पूरी की हुई है अपनी, तो आपका जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल आती है ह्यूमन रिएक्शन टाइम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपके पास जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करनी है, सेकंड टाइप ऑफ एरर, ये आपके पास होता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। तो ये इस तरह के जो एरर्स आपके पास होते हैं, ये आपके पास कौन से एरर्स होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। अब ये ऐसे एरर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपकी मशीन ख़राब है तो उसके अंदर सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। लेट्स सपोज आपका जो वेट मशीन है, जब आप वेट मशीन को मेजर करते हो, तो जब आप वेट मशीन से आप क्या कहते हो, आप जब उससे अपना वेट उठा लेते हो, आप उसको स्टेशनरी छोड़ देते हो, तब भी जो उसकी नीडल है ना, वो नीडल पॉइंट कर रही होती है कहाँ पे? वो नीडल 0 की बजाय लेट्स सपोज 1 पे पॉइंट कर रही है। यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? ये हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में होता है। अगर आपका वेट, अब जैसे ही लेट्स सपोज आप इसके ऊपर पर्सन कोई आता है और अपना वेट मेजर करता है, तो उसका वेट अगर लेट्स सपोज आ रहा है, आप कह लो 75 किलोग्राम्स आ रहा है, तो इसके अंदर एरर है। और इसके अंदर कितना एरर है? +1 का एरर है। तो ये अगर एरर आपने रिड्यूस करना है तो आप -1 कर दो ताकि आपके पास असली वेट आ जाए। तो ये होते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टम के अंदर एरर्स होते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपके पास जो यहाँ पे आप कह लो आपके पास यहाँ पे आ रहा है -1, फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 0, फिर आपके पास आ रहा है 1। तो अगर जब आप मशीन को छोड़ते हो वो -1 पे पॉइंट कर रहा है 0 की जगह, तो आप जब वेट इसका मेजर करते हो और आपकी वेट का जो अमाउंट है वो 75 किलोग्राम्स आ रहा है, तो इसके अंदर भी एरर है। ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको एक वेट कम बता रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे है थोड़ा सा। तो इसके अंदर आप +1 कर दो तो आपके पास अपना एक्यूरेट वेट आ जाएगा 75 किलोग्राम्स। तो ये बेसिकली सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर हो। जब आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे छोड़ दो, उसकी जो नीडल है या उसकी जो रीडिंग है वो 0 ना हो, वो 0 की बजाय कुछ और हो। तो आप इसी तरह फिर अगर उसकी जो रीडिंग है वो 0 से ज़्यादा है तो आप उसको माइनस कर लेते हो, अपना जो भी फाइनल आंसर आता है। लेकिन अगर आपकी जो रीडिंग है वो कम है तो उसको आप फाइनल आंसर में ऐड कर लेते हो। तो ये बेसिक जो
ये मशीन वाली एग्जांपल मैंने दी है ना, इससे इसको रिलेट करके करो। अगर जो आपकी मशीन है इक्विलिब्रियम पे 0 के बजाय 1 पे पॉइंट कर रही है, तो अगर आपका टोटल वेट 75 किलोग्राम्स आता है तो उसके अंदर से आप -1 कर दोगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपके पास ऑलरेडी उसके अंदर kg आ रहा था जब वो इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास -1 किलोग्राम्स आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो अगर आपका वेट 75 किलोग्राम्स आता है तो उसके अंदर आप +1 कर दो, बिकॉज आपका जो वेट था वो ऑलरेडी -1 था जब वो इक्विलिब्रियम पे था। तो जब आप उसके ऊपर चढ़ गए तो उसका जो वेट है वो 75 हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर +1 भी आपने और ऐड करना है, बिकॉज एक जो उसकी नीडल थी वो ऑलरेडी पीछे थी। तो ये बस आपके पास जो है ना, इसको ये इस तरह के आपके पास सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। और इसमें आप यहाँ पे कह सकते हो कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। और फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि कैन बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट कर सकते हो आप इसको। कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। और इसका जो कॉमन आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनता है वो कुछ आपके पास फिर ऐसा ग्राफ बनता है। आपके पास ये एक ग्राफ आ रहा है और इसकी जो वैल्यू ये आपके पास यहाँ तो ऊपर जा रही है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, 0 वैल्यू आपके पास यहाँ पर आती है, राइट। लेकिन ये वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 की बजाय ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। या तो आपके पास ये आपके पास होता है पॉजिटिव एरर, और अगर आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे इस तरह नीचे करके जा रहा है तो हो सकता है आपका जो ग्राफ है वो इस तरह करके स्टार्ट कर रहा हो। तो ये वाला जो एरर है ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव एरर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 0 है बट इक्विलिब्रियम पे वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह की आपके पास यहाँ पे ये जो ग्राफ्स होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर्स के ऐसे ग्राफ्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था रैंडम एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स मशीन की प्रॉब्लम होती है, मशीन की वजह से होते हैं। और जो रैंडम एरर्स होते हैं, रैंडम एरर्स आपके पास हर चीज़ के अंदर होते हैं। आपका अपना इसके अंदर वो होता है, आपका अपना एरर होता है, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास अपना ही एरर आ जाता है। तो सिस्टमेटिक एरर्स मशीन के एरर्स जो कि आप ख़त्म कर सकते हो। रैंडम एरर्स अपने एरर्स हो सकते हैं, नेचुरल एरर्स होते हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप बस इनको रिड्यूस कर सकते हो एवरेज लेके। तो ये होता है। और इसको आप एलिमिनेट किस तरह कर सकते हो सिस्टमेटिक एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स को आप इस तरह एलिमिनेट कर सकते हो अपनी मशीन्स को फिक्स करके। तो इस तरह वो एलिमिनेट हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रिसिशन का और एक्यूरेसी का है। अब प्रिसिशन की पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिसिशन होती क्या है? प्रिसिशन होती है कि हाउ क्लोज वैल्यूज़ आर टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ द ट्रू वैल्यूज़। बस जैसी आपकी वैल्यू, अगर वैल्यूज़ आपके पास क्लोज टुगेदर आ रही है वो प्रिसिशन है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ द क्लोजनेस डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज़। तो ये हो सकता है, या आप कह सकते हो इट डिटर्मिन्स हाउ क्लोज दी वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। तो ये आपके पास प्रिसिशन होता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती है एक्यूरेसी। अच्छा, अब एक्यूरेसी आपके पास क्या होती है? एक्यूरेसी आपके पास होती है कि ये बेसिकली डिटर्मिन करता है हाउ वैल्यूज़ आर क्लोज टू द करेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। इट डिटर्मिन्स how close are values to the true, या आप कह लो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास एक्यूरेसी होती है। अब मैं इसकी अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे एग्जांपल्स दूँ तो लेट्स सी दी सम एग्जांपल्स।
लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एग्जांपल आती है इस डेटा सेट की कि आप कह लो एक, बल्कि एक ना मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, आप कह लो कि द वैल्यू ऑफ g इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चन में ये कहता है आइडेंटिफाई द नेचर, या नेचर वो वैसे कभी नहीं कहेगा, वो प्रिसिजन एक्यूरेसी कहेगा, ऑफ द गिवन डेटा सेट्स। तो इनकी नेचर डिटरमिन करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले उसने डेटा जो आपको दिया हुआ है वो आपको कह देता है कि आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर आ रहा है 2, एंड देन आपके पास आ रहा है 2.0, फिर आपके पास आ रहा है 2.1, एंड देन आपके पास आ रहा है 2.12, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है 2.10। अब व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ डेटा? अब इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है वो किस तरह डिपेंड हो रही है, वो हम बता देते हैं। अब ये प्रिसिशन आ जाती है, ये एक्यूरेसी आ जाती है। अब इसमें देख कर ही हमें पता लग रहा है कि एक्यूरेसी तो इसमें बिल्कुल नहीं है। जी की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी इक्वल्स टू 9.81, लेकिन यहाँ पे 2 इसमें करके हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ आ रही हैं, तो एक्यूरेट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल ही डाउन है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इट्स नॉट एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन बहुत तेज़ है इसकी, 2.0, 2.1, 2.12, 2.1, सेम प्रिसिशन आ रही है, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हैं, तो अगर क्लोज हैं वैल्यूज़ तो प्रिसिशन है। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कहते हैं कि वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू के इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन ट्रू वैल्यू के तो क्लोज है ही नहीं वैल्यूज़, लेकिन एक दूसरे के क्लोज हुए हैं। एक दूसरे के क्लोज होने की वजह से प्रिसिशन ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं है। तो प्रिसिशन है, एक्यूरेसी नहीं है। तो ये हो गया। अब लेट्स सपोज एक और आपके पास यहाँ पे डेटा सेट आ रहा है, इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें वो कहते हैं 9.81, and then you've got 9.8, and then you have 9.79, and then you have 9.812। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख लेते हैं दोनों ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं किस तरह आ रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें आपके पास अगर देखो 9.81, 9.8, 9.79, 9.812 क्लोज टुगेदर हैं, वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हो प्रिसिशन है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 9.81 के इक्वल टू भी है, ये 9.81 के क्लोज है, ये 9.8 के क्लोज है, ये 9.8 के क्लोज है, ये भी 9.81 के क्लोज है। तो जो एक्यूरेसी यहाँ पर आ रही है, एक्यूरेसी भी है। अब इसके अंदर आपके पास एक्यूरेसी भी है, ट्रू वैल्यू की जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास क्लोज टुगेदर है, और एक दूसरे के साथ साथ भी हैं, तो प्रिसिशन आ रही है। एक दूसरे के साथ साथ होने की वजह से प्रिसिशन है, और जी के क्लोज होने की वजह से एक्यूरेसी है। तो एक ये वाला सेट हो गया। अब एक लास्ट सेट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस सेट में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज 9.81, एंड देन यू गॉट 2.1, एंड देन यू हैव 5.0, एंड देन यू हैव 7.0। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह ये जो दो वैल्यूज़ हैं कैसे आ रही हैं। एक मिनट बस। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज टुगेदर तो नहीं आ रही। 9.81 कहाँ, 2 कहाँ, 5 कहाँ, 7। तो प्रिसिशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्लोज टुगेदर है जी की वैल्यू की, बट ये नहीं है, ना ही ये है ना ही ये, तो एक्यूरेसी भी नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू क्लोज होने से आपके पास एक्यूरेसी नहीं आती, सारा का सारा डेटा सेट आपके पास सेम नेचर का होना चाहिए, फिर आपके पास होता है। तो ये आपके पास तीनों सेट्स हैं। प्रिसिशन आपके पास ऐसी होती है, वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं ये डिपेंड करता है प्रिसिशन, और वैल्यूज़ ट्रू कितनी है ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह के जो सवाल होते हैं वो फिर ऐसे होते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती है अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब अनसर्टेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बल्कि एक पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स के अंदर। और एरर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं फिज़िक्स के अंदर, वो सारे के सारे रिलेट किससे कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे रिलेट कर रहे होते हैं अनसर्टेनिटी से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने सुकून से इसको समझना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया अनसर्टेनिटी।
अब अनसर्टेनिटी आपके पास होती है, सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ कि व्हाट्स मेंट बाय दैट. बेसिकली इट गिव्स अस अ रेंज ऑफ वेयर द ट्रू वैल्यू लाइज. इट gives us a range of where the true value lies. मतलब कभी अब अगर इसको मैं छोटी सी आपको एग्जांपल में दूँ तो एक एक्सपेरिमेंट करना, और आप पता है क्या करना, आप यहाँ पे जाना, आप कोई भी अपने जो घर में आपके पास सोडा की ड्रिंक होती है या जो कैन होता है आपके पास सोडा का, उस सोडा के कैन को आप यहाँ पर लेना, और व्हाट यू आर गोना नोटिस इज़ कि जो आपका यहाँ पे सोडा का कैन आ रहा है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. अब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ लेट सपोज लिखी होगी, शुगर करके इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी होगी. इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं. उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा होगा, उन्होंने लेट सपोज कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी शुगर करके, और शुगर की उन्होंने कोई क्वांटिटी लिखी होगी कि कितने ग्राम्स या कितने किलोग्राम शुगर आ रहा है. लेट सपोज वो कह रहे हैं आपके पास आ रहा है, वैसे तो 2 ग्राम शुगर नहीं होगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा ही होता होगा आपके पास सोडा के अंदर, लेकिन लेट सपोज हम कह लेते हैं कि आपके पास 20 ग्राम्स आपके पास ये सोडा आ रहा है, और फिर उसके साथ उन्होंने लिखा होगा प्लस माइनस 0.1 ग्राम्स. तो इस तरह करके ना उन्होंने यहाँ पे आपका जो सोडा का कैन होता है, इस तरह करके उन्होंने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन छोटी सी लिखी होती है. अब इस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, अब इसका थोड़ा सा जो मतलब है ना वो हम समझते हैं. अब यहाँ पे जो आपके पास 20 ग्राम्स वाली वैल्यू आ रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ आप लोगों के लिए, उसको ये कर देता हूँ. ये आपके पास आ रहा है 20, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.1 ग्राम्स. अब इसके अंदर ये जो इन्होंने यहाँ पर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास 20 वैल्यू आ रही है ना, इसको आप कहोगे ये आपके पास है ट्रू वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज़ योर ट्रू वैल्यू. ये मतलब आपके पास होती है ट्रू वैल्यू होती है जितनी आपने शुगर का कंटेंट असल में इन रियलिटी आपने यूज़ किया ना सोडा के अंदर, ये होता है. तो 20 ग्राम्स इन्होंने सोडा शुगर उन्होंने इस सोडा के कैन के अंदर यूज़ किया हुआ है. अब ये क्या चीज़ आ रही है, ये यहाँ पे आपके पास असल कन्फ्यूजन होती है. ये जो चीज़ होती है ना आपके पास, इसको आप कहते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. आप अपने जो सोडा के लेबल्स होते हैं या जो आपके पास कोक की बॉटल्स होती हैं, आप वो जाके चेक भी कर सकते हो. आप वो कोक की बॉटल जाके चेक कर सकते हो और उनके अंदर आपको नज़र आएगा कि आपके पास अल्कोहल का कंटेंट या जो शुगर का कंटेंट हो गया, आपके पास केमिकल्स का कंटेंट हो गया, उसके साथ इस तरह के ही लेबल्स होते हैं. प्लस माइनस करके कुछ लिखा होता है, ट्रू वैल्यू लिखी होती है, फिर प्लस माइनस करके उन्होंने कुछ लिखा होता है. अभी जो प्लस माइनस करके उन्होंने ये चीज़ लिखी होती है, ये आपके पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अब मेरी बात ये गौर से समझो, जितना भी आप क्वांटिटी, जितनी भी चीज़ आप किसी फूड के अंदर डाल रहे हो, आप जितनी भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हो, आप कभी भी उसके बारे में एक्यूरेटली श्योर नहीं हो सकते कि आपने कितनी डाली है. हाँ, आप उसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो, आप उसको एक रफ़ वैल्यू ज़रूर दे सकते हो. लेट सपोज आपकी जब मामा जब किचन में कुछ खाना बना रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो मसाला डालती हैं बिरयानी के अंदर. अब उन्होंने आपकी मामा को क्या कहती हैं, वो लेट सपोज आपकी मामा को कहती हैं कि आपने क्या करना है, आपने 20 ग्राम्स मसाला डालना है. लेकिन जब भी आप मसाला डालते हो अपनी बिरयानी के अंदर, जब आप डिफरेंट टाइम्स पर आप बिरयानी बना रहे हो, तो आप नोटिस करते हो कि हर दफ़ा तो आप 20 नहीं डालते. कभी की बार आपकी जो वैल्यू है वो गलती से 22 हो जाती है, कभी की बार वो गलती से 21 हो जाती है, कभी की बार 20 ही रहती है, कभी की बार आपके पास 23 हो जाती है. तो ये हर टाइम पे वैल्यू चेंज होती रहती है क्योंकि आप अंदाजे से कर रहे हो, आप बिल्कुल एक्यूरेट तो आप नहीं कर सकते. तो ये जो चीज़ होती है, ये जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आपके पास होती है अनसर्टेनिटी. मामा ने तो आपको कह दिया कि आपने 20 ग्राम्स आपने मसाला डालना है, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप इंसान, आप कभी की बार जब आप बिरयानी बना रहे हो आप 22 डाल दोगे, आप कभी 21 डाल दोगे, कभी आप 20 डाल दोगे बिल्कुल, कभी आप 23 डाल दोगे. तो ये जो यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, इस वेरिएशन को आप कहते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि आप अनसर्टेन हो कि आप कितनी चीज़ डाल रहे हो. तो यहाँ पर इसी तरह ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं हमारे पास, सोडा कैन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम 20 ग्राम शुगर यूज़ करते हैं. लेकिन जाहिर सी बात है सोडा बनाने वाले भी तो इंसान है, वो ज़रूरी थोड़ी है वो हर बार ही 20 ग्राम्स यूज़ करें. कभी कभार हो सकता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले, कभी कभार हो सकता है वो 21 यूज़ कर ले, कभी कभार हो सकता है वो 19 ग्राम्स यूज़ कर ले, क्योंकि वो भी इंसान है. तो ये वाली जो वैल्यू आती है ये आपके पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अब ये हमें बता के रही है कि ट्रू वैल्यू आपके पास 20 है, लेकिन अगर 20 में से आप यहाँ पे माइनस भी कर दो ना 0.1,
0.1 माइनस करो और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाना चाहिए 19 बल्कि 19.9 समथिंग आ जाना चाहिए। तो अगर आप 0.1 यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास 19.9 ग्राम्स आ जाएगा। आपके पास हो सकता है 20 भी आ जाए ग्राम्स, और आपके पास अगर 20 के अंदर आप प्लस कर देते हो 0.1 तो आपके पास 20.1 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली ऊपर यहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी की है, ये हमें बता के रही है कि आपके पास 19.9 ग्राम्स में भी आंसर आ सकता है, 20 ग्राम्स में भी आंसर आ सकता है, 21 ग्राम्स में भी आंसर आ सकता है। बिकॉज वो आपको बता रहे हैं कि ठीक है हम अपने हर प्रोडक्ट के अंदर 20 ग्राम शुगर डालते हैं, लेकिन जारी सी बात है हम भी तो इंसान हैं, तो हमें भी तो थोड़ा सा आप लोग मौका दो ना बेनिफिट ऑफ डाउट का। तो वो कहते हैं कि हम हो सकता है हम गलती से हम 20 की जगह कभी बार 19.9 कर दे, कभी हमारी बिल्कुल ही एक्यूरेट 20 होगी, लेकिन कभी बार 20+1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। अब लेट सपोज आपके पास अगर कोई मेजरमेंट आ रही है, आपके पास बेसिकली अगर इसकी मैं कॉमन एग्जांपल दूँ ना, तो जो आपकी मार्किंग स्कीम्स होती है, मार्किंग स्कीम्स में भी जब आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हो मैथ्स के अंदर, आप ग्रेडियंट्स बनाते हो फिजिक्स के अंदर, तो ग्रेडियंट की उसने आपको रेंज दी होती है। वो आपको ग्रेडियंट की रेंज देता है 23.7 से लेकर लेट सपोज 24.2, ये उसने रेंज दी होती है। बिकॉज एग्जामिनर भी अंडरस्टैंड करता है कि आप लोग इंसान हो और आप लोग की जो वैल्यू है वो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आने वाली, आप लोग की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि आप लोग इंसान हो, गलतियाँ होती हैं। तो वो भी आपको ये रेंज देते हैं। तो ये वाली जो रेंज होती है ये भी एक आपके पास एक तरह की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। और कभी कभार तो एग्जामिनर ने भी डायरेक्टली लिखा होता है, एग्जामिनर आपको ट्रू वैल्यू देता है कि जो ट्रू वैल्यू एक्यूरेट बिल्कुल सही वो 24 है, लेकिन साथ में वो प्लस माइनस कर देता है 0.5 कि मतलब आप प्लस माइनस 0.5 वाली रेंज में भी चले जाओ तो आपके पास आंसर सही होगा। मतलब आपके पास अगर 24 आ जाए वो तो सही है ही है, लेकिन अगर लेट्स सपोज 24 माइनस 0.5 कर दो, मतलब 23.5 कर दो, वहाँ तक भी सही रेंज आएगी। और अगर 24.5 कर दो वहाँ तक भी सही रेंज आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बता के रहे हैं कि आपके पास 23.5 से लेके 24.5 रेंज तक जो भी आंसर आते हैं वो आपके पास एक्यूरेट ही होंगे, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली होती है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट, एंड आई डोंट थिंक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे देन दिस। तो ये आपका बस कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमने देखना है कि हमने इसको करना किस तरह है, इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। अब सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले कुछ इसके रूल्स होते हैं, जो कि रूल्स मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन के रूल्स होते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं रूल्स ऑफ एरर एस्टिमेशन, और यही वाले रूल आपने फॉलो करने हैं, आप लोग सही रहोगे। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स आप लोगों को समझ नहीं आने वाले, क्वेश्चन के बगैर बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगे। तो अभी बस पॉइंट्स मुझे लिखवाते हुए देख लो और बाद में मैं इसको समझा दूँगा। सबसे पहला यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू बी राउंड ऑफ टू 1SF। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है उसको राउंड ऑफ करो 1SF पे। मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास जो ये आ रही है। बाय द वे एक और चीज़, जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसका जो सिंबल होता है ना, आपके पास सिंबल इसका आपके पास होता है, आप कह लो कि इसका सिंबल आपके पास होता है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। और डेल्टा आप कह लो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई हो सकता है, डेल्टा जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लिहाज से चीज़ें चेंज कर सकती है। इसको आप कह लो ये डेल्टा एक्स है, और ये जो है आपके पास, बल्कि आपने यहाँ पे शुगर यूज़ किया ना, तो मैं इसको कह देता हूँ डेल्टा एस है, टू रिप्रेजेंट शुगर। तो ये आप कह दो डेल्टा एस है, और इसको आप कह दो एस नॉट है। बस इसमें फ़र्क क्या आता है, यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी नॉट आ जाती है, जो इस तरह का जीरो सा सर्कल होता है नीचे सा। तो ये एस नॉट है, ये डेल्टा एस है, ये इनके सिंबल्स होते हैं। ट्रू वैल्यू का सिंबल एस नॉट, इसका सिंबल एस डेल्टा। अच्छा, अब बैक टू दिस पॉइंट, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू बी राउंड ऑफ टू 1SF, एंड देन हमने क्या करना है, हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। काउंट द डेसिमल प्लेसेस, काउंट द डेसिमल प्लेसेस ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने राउंड ऑफ किया ना 1SF पे, उसके अब हमने क्या करना है, हमने उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। तो काउंट द DP ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड
राउंड ऑफ ट्रू वैल्यू टू द सेम नंबर ऑफ टीपी टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन मैं बाद में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको राउंड ऑफ करो 1SF पे, फिर जो जिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने राउंड ऑफ कर लिया उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, एंड देन जो ट्रू वैल्यू है उसको उसी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे आप भी राउंड ऑफ कर दो। तो ये आपने करना है। अब इसके आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले बल्कि क्वेश्चन से भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के तरीके हैं वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब जाहिर सी बात है, आपने अपनी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अक्सर औकात आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का कहा जाएगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो हाउ डू यू डू दैट, वो हम देखते हैं यहाँ पे। वो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, और जो दो तरीके हमारे पास आ रहे हैं वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के थ्रू है एंड देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी के थ्रू है। अब जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होता है उसका जो नॉर्मल आपके पास फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरह आपके पास नज़र आता है। आपके पास आ गया लेट्स सपोज डेल्टा एक्स ओवर एक्स नॉट, मतलब अगर आप डेल्टा एक्स को आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आपके पास जो एक्स नॉट आ रहा है तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे ना करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो वो कहता है कि आपके पास एक क्वांटिटी है z, और z इक्वल्स टू है आपके पास x प्लस वाई के। तो अगर z आपके पास x प्लस वाई के इक्वल टू है ना, तो आपने क्या करना है, आपने z की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो आ रही है वो आपने निकालनी है। तो हाउ वुड यू डू दैट, तो आप इसको इस तरह करोगे कि आप इसको चेंज कर दो z डेल्टा ओवर z नॉट, और इसको आप फिर इक्वल टू कर दो x डेल्टा, बल्कि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है ना, तो यहाँ पर z को ऐसे ही रहने दो, z इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर x नॉट प्लस डेल्टा y ओवर y नॉट। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, इस तरह का जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, और z की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई। और इवन जो आपके पास z आ रहा है ना, z को भी आप इस तरह करके लिख सकते हो, डेल्टा z ओवर z नॉट, ऐसे करके आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यू कैन इवन राइट z एज दिस, वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये थोड़ी सी चीज़ें अभी क्लियर नहीं होंगी, जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊँगा क्लियर हो जाएगी, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज द रेप्लिका ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, बट इसमें परसेंटेजेस आ जाती हैं, दैट्स इट। तो इसको भी हम देख लेते हैं अभी। लेट्स सपोज वो हमें यहाँ पे कहते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स नॉट इंटू 100 प्लस डेल्टा y ओवर वाई नॉट इंटू 100, या ऐसे लिख सकते हो आप, या आप इसको लिख सकते हो डेल्टा x ओवर x नॉट प्लस डेल्टा y ओवर y नॉट इंटू 100। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक तरीका होता है इसको राइट करने का। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वांटिटीज़ ऑलरेडी परसेंटेज में अवेलेबल हैं, तो अगर क्वांटिटीज़ ऑलरेडी परसेंटेज में अवेलेबल है तो आपने बस क्या करना है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट आपने इस तरह लिख देना, एंड देन x की परसेंटेज को आपने ऐड कर देना, एंड देन y की परसेंटेज को आपने ऐड कर देना। और ये वाला तरीका आपने तभी यूज़ करना है जब आपके पास परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑलरेडी गिवन, इफ़ परसेंटेजेस ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करनी है। और अगर आपके पास परसेंटेजेस नहीं गिवन तो आप यही ट्रेडिशनल वाला मेथड करोगे और परसेंटेजेस खुद ही निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इफ़ परसेंटेजेस नॉट
गिवन। अभी मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही हैं, एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन घबराओ मत, अभी क्वेश्चन हम करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन की टाइप आती है वो आपके पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं वो हमें यहाँ पर क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आपके पास फाइंड द एब्सोल्यूट uncertainty and error if z equals to x प्लस वाई, या आप कह लो x प्लस वाई कर लो, चलो ठीक है। और इसमें आप कह लो कि आपके पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर आ रही है 614 कर लो, 143.2 कर लो, और जो y की वैल्यू है आपके पास वो आपके पास आ रही है 312.1, और इनके साथ साथ जो इनकी एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं वो भी हम लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 0.92 एंड देन ये आपके पास हो जाएगा 0.859। तो यहाँ पर उसने ये आपको इनकी जो एरर्स वगैरह आ रही हैं और इनकी जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप है, आपने क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एरर ऑफ जी फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ यहाँ पे आप लिख लो, ऑफ जी भी लिख लो, क्योंकि x का तो हमें ऑलरेडी पता है, y का भी हमें पता है, y की हमें ट्रू वैल्यू भी पता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी पता है, एरर्स भी पता है, x के भी एरर्स हमें पता है, ट्रू वैल्यू भी पता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी पता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और एरर्स आपने फाइंड करने हैं z के। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर आप सबसे पहले जो आप आइडेंटिफाई कर लो इस स्टेटमेंट में से कि आपके पास डेल्टा वाली वैल्यू क्या, ट्रू वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो वाला जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास जो x नॉट है, x नॉट की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 61432। हमेशा जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो x नॉट होती है, और हमेशा जो आपके पास सबसे पहली वैल्यू होती है लेफ्ट साइड पे वो आपके पास x नॉट होती है। तो x नॉट की वैल्यू ये बन गई, एंड देन y नॉट की वैल्यू आपके पास बन गई 312.1, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा x की वैल्यू है, डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 0.92 बन गई, एंड देन आपके पास डेल्टा y की जो वैल्यू है वो आपके पास बन गई 0.859 बन गई। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ आपने कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपको इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इस फार्मूला को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो। अब परसेंटेज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज परसेंटेज का उसने कुछ कहा नहीं, तो फ्रैक्शनल यूज़ करो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा x, जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा x ओवर x नॉट प्लस डेल्टा y ओवर y नॉट, एग्जैक्टली एज वी हैव स्टडीड अबाउट। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के केस में कि z इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर x नॉट प्लस डेल्टा y ओवर y नॉट। तो इसी तरह हमने यहाँ पर इसको भी ऐसे करके लिख लिया। अब जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वैल्यूज़ को प्लग इन करो। अब जो डेल्टा x की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 0.92 आ रही है, और जो आपके पास x नॉट की यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 6.43.2, एंड देन आपके पास यहाँ पे डेल्टा y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.859 ओवर आपके पास y नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 312.1। तो ये सब आपके पास इन सब की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आफ्टर एडिंग दम। तो 0.92 ओवर 6.143.2 कर लो, एंड देन इसको आप ऐड कर लो 0.859 ओवर 312.1। तो दिस शुड गिव यू अबाउट 2.902 इंटू 10⁻³ समथिंग। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास यहाँ पर आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ योर
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब ये आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एरर आपने फाइंड करना है जी का। और अगर आपने जी का एरर फाइंड करना है तो आपको जी की जो ट्रू वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए जी की, और इसी के साथ साथ आपके पास जो जी डेल्टा जी वाली वैल्यू है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप इसका एरर और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हो। तो जो यहाँ पे एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे ट्रू वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान काम होता है। आपने करना क्या है, फॉर्मूला आपको दिया गया z इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो बस आपने करना क्या है, z की ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए बस x की ट्रू वैल्यू और y की ट्रू वैल्यू को सिंपली ऐड कर दो, तो आपके पास z की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने अगर z की ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है तो x की ट्रू वैल्यू एंड देन y की ट्रू वैल्यू। तो जो x की ट्रू वैल्यू वो आपके पास क्या थी, ये थी 6143.2 एंड देन y की ट्रू वैल्यू आपके पास क्या थी 3.121। तो ये इनकी ट्रू वैल्यू थी। अब इनको ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 6143.2 एंड देन प्लस 312.1। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाना चाहिए 6455.3। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दी, दिस इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ z। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने z की जो डेल्टा वाली वैल्यू वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो वो आप किस तरह कर सकते हो, यही वाला जो आपके पास फार्मूला है इसी को आप यहाँ पर यूज़ करोगे और इसी को यूज़ करके आप फाइंड करोगे। और आपको याद है मैंने प्रीवियसली आपको यहाँ पे कहा था कि जो आपके पास z है, z को भी आप डेल्टा z ओवर z नॉट करके लिख सकते हो। तो उसी तरह आप ऐसे करके इसको लिख लो। तो आप यहाँ पे कहो कि आपके पास जो z नॉट है और जो आपके पास z0 है वो इक्वल टू है आपके पास x डेल्टा ओवर x नॉट प्लस आपके पास डेल्टा y ओवर y नॉट। और जो आपके पास यहाँ पर डेल्टा, इन सब की जो वैल्यू आ रही थी ये आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया ऊपर, और इसकी जो वैल्यू आ रही थी आपके पास क्या आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाली। तो यही वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको आपने अब क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे अब आपने डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। लेकिन आपके पास जो जी नॉट है वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी नॉट डेल्टा जी, और जी नॉट की वैल्यू आपके पास ऊपर आ गई 6455.3, 6455.3 इक्वल्स टू 2.902 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा जी की भी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास फिर हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 2.902 इंटू 10⁻⁻² को, तो आपके पास आंसर फाइनल आ जाएगा 187.332 समथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास अब डेल्टा जी की भी वैल्यू आ गई और आपके पास ट्रू वैल्यू भी आ गई। अब इनको इकट्ठे करके यहाँ पे लिख लो। अब इकट्ठे करके इनको यहाँ पे लिख लो तो आपके पास डेल्टा ट्रू वैल्यू क्या आ रही थी 6455.3। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा था 6455.3 एंड देन प्लस माइनस करके आपके पास ये डेल्टा वाली वैल्यू आ जाएगी 187.332। पहले आपके पास हमेशा आता है ये ट्रू वैल्यू, फिर आपके पास आती है डेल्टा वाली वैल्यू। ये तो आपको पता है ना सबको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर स्टिल, हमें एक और स्टेप करना है। जो एक और हमें स्टेप करना है वो ये है कि हमें एस्टिमेशन प्रॉपर्ली करनी है। अब एस्टिमेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसको राउंड ऑफ करना है 1SF पे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो ये जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है ना, ये वाली, इसको आपने 1SF पे राउंड ऑफ करना है। इसको जब आप 1SF पे राउंड ऑफ करोगे तो ये आपके पास 1SF कहाँ पे बनेगा भला, 1SF आपके पास यहाँ पे बनेगा। तो 1SF यहाँ पर अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपके पास 200 समथिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 200। ठीक है, इसको एज इट इज़ करके लिख लो, ये चीज़ होगी। अब आप सेकंड स्टेप पे आओ। सेकंड स्टेप आपको क्या कह रहा है कि काउंट द डेसिमल प्लेसेस ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने अभी भी राउंड ऑफ किया है उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करो। तो आपने क्या किया, आपने इस 187 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ किया और ये 200 बन गया। अब इसको राउंड ऑफ करके इसके जो डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर लो। इसके डेसिमल प्लेसेस आपके पास एब्सोल्युटली 0 बन रहे हैं क्योंकि कोई पॉइंट वाला आंसर है नहीं, तो डेसिमल प्लेसेस इसका 0 बन रहा है। तो ये भी स्टेप हो गया। अब जो लास्ट यहाँ पे पार्ट है वो कह रहा है एंड राउंड ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द सेम नंबर ऑफ टीपी, मतलब जो ट्रू वैल्यू आ रही है उसको भी फिर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो। तो अगर इसको भी 0 डेसिमल प्लेस पे आप लोग राउंड ऑफ करते हो तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों के पास बन जाना चाहिए 6455 समथिंग। तो ये आपके पास फिर फाइनल जो होगा आंसर वो इस तरह करके आ जाएगा एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर ऑफ एरर। तो अभी बहुत ये मुश्किल यहाँ पे लग रही थी बात, लेकिन मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में
एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एडिशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, आप इसी क्वेश्चन को होमवर्क अटैम्प्ट कर लो, z इक्वल्स टू x माइनस वन करके। आपके पास सेम आंसर नहीं आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब एक और जो तरीका यहाँ पे मैंने क्योंकि पहली दफ़ा करवाया तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आसानी से भी कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट्स लगा के भी कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरह मैंने z इक्वल्स टू ये किया, आप यहाँ पे डायरेक्ट z को आप इससे रिप्लेस कर लो, जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना z डेल्टा ओवर z नॉट, आप इसको डायरेक्ट इससे रिप्लेस कर लो। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हैं, ये आप कर सकते हो, लेकिन पहले तरीके आपको पहली दफ़ा में आपको फाउंडेशन आनी चाहिए, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले भी क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पास मेन क्वेश्चंस आते हैं इनके, और जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले, तो उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, ठीक है। तो ये वाले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये वाले भी, ठीक है। और इसमें मैं कॉमन सी आप लोगों को अगर एग्जांपल दे दूँ तो उसी तरह इस तरह ही के क्वेश्चन की मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमने ऊपर किया। यहाँ पर वो हमें क्या कहते हैं, फाइंड द एरर ऑफ z इफ z इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू आपके पास हो जाता है, आप कह लो 5144.52 प्लस माइनस आप कह दो 0.09, और जो y है आपके पास वो इक्वल्स टू हो जाता है 850 एंड देन प्लस माइनस 10, ठीक है। तो ये आपके पास क्वांटिटीज़ आ गई। अब ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है आपके पास कि सबसे पहले वैल्यूज़ आप लिख लो, फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5144.52, और जो वाई नॉट की आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या है 850 है, और एक्स डेल्टा की जो वैल्यू है आपके पास 0.009 है, और फिर आपके पास जो वाई डेल्टा की वैल्यू है वो आपके पास है 10 है। तो ये सारे आपने डेटा लिख लिए यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने z की सबसे पहले तो ऐसा करो z की ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो। मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में बाद में कैलकुलेट करवाई थी, लेकिन अभी पहले कर लो। तो इसमें आपने क्या करना है, ट्रू वैल्यू जो इनकी आ रही है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगी, एक्स नॉट इंटू आपके पास ये जो हो जाएगा ना वाई नॉट की आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपके पास ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब मेरे ख्याल में हमने ना यहाँ पे एक छोटा सा, बल्कि छोटा सा नहीं बड़ा सा एरर किया। अच्छा, ये जो आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाली जो हमने यहाँ पे चीज़ की है ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी ना करो, ये आपने करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सवाल में। तो लॉजिक यहाँ पे सेम है, इतना परेशान नहीं होना, आपकी अभी नीचे ये वाली लॉजिक काम आ जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हमने सीधा हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज ये वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन के आसान क्वेश्चन होते हैं और एग्जामिनर नॉर्मली टेस्ट भी नहीं करता। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किया, आप इसकी पहले यहाँ पे ट्रू वैल्यू फाइंड कर लो, तो हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो z नॉट की जो आपके पास वैल्यू है वो हो जाएगी, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है 6143.2 प्लस वाई नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 312.1। तो ये हो गया। अब आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 6143.2 प्लस 312.1, तो ये आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 6455.3। ये तो ऑब्वियसली बात है सेम ही रहेगा जी नॉट की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है डेल्टा जी की वैल्यू। तो इसमें भी डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है ना बहुत आसान तरीके से आ जाती है, आप कोई भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डेल्टा एक्स लो और डेल्टा वाई लो, उनको ऐड कर दो फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो इसको आप लोग देख लो, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा जो एक्स आपके पास आ रहा है वो हो जाएगा 0.92, और जो आपके पास डेल्टा वाई हो रहा है वो आपके पास हो जाएगा 0.85
9। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.859 समथिंग हो जाएगा। और इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो जो डेल्टा जी की अब आप लोग के पास वैल्यूज़ है वो हो जानी चाहिए 0.92 प्लस 0.859 एंड दिस मस्ट गिव यू 1.779। तो ये इसका ना आपके पास डेल्टा जी का ये आंसर आ जाएगा और इसको फिक्स कर लेना। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो इस तरह करके। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी ट्रू वैल्यू 6455.3 एंड देन प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 1.779 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ गया। अब आपने उसी तरह एस्टिमेशन करनी है। जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये ट्रू वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को 1 SF पे लिख दो। 1 SF आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो 1 SF पे करोगे तो 2 बन जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको 2 पे राउंड ऑफ किया तो इसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करो कितने आ रहे हैं। इसके DP कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इस ट्रू वैल्यू को भी आपने 0 DP पे कर देना और ये आपके पास फिर बन जाएगा 6455। तो ये यहाँ पे ना एक छोटी सी यहाँ पर एक करेक्शन है, इसको यहाँ पे कर लेना सही। ठीक है, तो ये आपके पास बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगी ना, उसमें ये वाली चीज़ें हमने यूज़ करनी है, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाली। तो इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में जिस तरह हमने वो पहले किया था, जो हमने गलत मेथड से अटैम्प्ट कर लिया था, उसी तरह आपने इसको करना है। तो इसमें आप ये करोगे, सबसे पहले Z0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी Z0 इक्वल्स टू X0। X0 की वैल्यू क्या है 5144.52 इंटू आपके पास ये बन जाएगी Y0 की वैल्यू 850। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 5144.52 इंटू 850। तो ये जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 4372842। तो दिस इज़ दी आंसर दैट यू शुड गेट। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो z है वो इक्वल टू आ रहा है x इंटू वाई के इक्वल टू आ रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, आप इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इसको ऐसे करके लिख दो, डेल्टा z करके लिख दो इसको, और नीचे इसके आ जाएगा Z0 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा x और इसके नीचे आ जाएगा X0 और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो डेल्टा y ओवर Y0। अब ये वाली जो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही है ना, ये वाली ब्रैकेट्स, इनको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसको भी आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा लेना। अब ये चीज़ मैंने की क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के सवाल होते हैं, इसमें जितनी भी आपके पास पावर आ रही हो वेरिएबल की, उतनी दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसलिए आपने इसको 1 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। वट इफ़ x की पावर यहाँ पे x स्क्वायर होती, अगर x की पावर यहाँ पे x स्क्वायर होती तो आप 2 की जगह इसको किससे मल्टीप्लाई करवाते, 2 से मल्टीप्लाई करवाते। तो छोटी सी यहाँ पे बस मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स हो जाती होती है, इनका ध्यान रखना। अब बस जो वैल्यूज़ आ रही है वो प्लग इन कर दो और डेल्टा z कैलकुलेट कर लो। Z0 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 4372842, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो डेल्टा x की वैल्यू है वो आपके पास क्या थी 0.09। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.09। इसके नीचे आपके पास X0 की वैल्यू 5144.52 इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप 1 से, बिकॉज 1 की पावर है। और डेल्टा y की वैल्यू 10 है और Y0 की वैल्यू 850 है और इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा दो 1 से। अब ये चीज़ कर ली। अब डेल्टा z को आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना लो और इसका जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लो। 0.09 ओवर 5144.52 प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10 ओवर 850 इंटू आपके पास आ जाएगा 4372842। तो ये जो आंसर आएगा ना इसका आपके पास 5152.1.7 समथिंग आएगा। तो दिस इज़ द आंसर दैट यू शुड गेट ऑफ डेल्टा z। अब इनको आप दुरुस्त फॉर्मेट में करके लिख लो। पहले आपके पास आएगा Z0, फिर आपके पास आएगा डेल्टा z। तो Z0 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 4372884 एंड देन प्लस माइनस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 5152.1.7, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको आपने 1 SF पे कर देना है। तो इसको आप कर दो 1 SF पे। सबसे पहले एस्टिमेशन का रूल है 1 SF पे करोगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 बन जाएगा। अब इसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करो। इसके डेसिमल प्लेसेस कितने बन गए, इसके DP आपके पास बन गया 0। अब जितने DP इसके उतने ही DP पे ट्रू वैल्यू को भी रखवा लो। तो ये आपके पास ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा 4372884। तो ये आपके पास फिर ना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाकी डिवीजन की मैंने एग्जांपल नहीं करवाई, लेकिन डिवीजन की भी एग्जांपल सेम ही है, सेम तरीके की लॉजिक यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये होता है आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसको भी आपने ऐड कर देना है, और जो आपकी डेल्टा वाली वैल्यू आ रही थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको भी आप ऐड कर देते हो, बस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये होता है। लेकिन जो आपके पास ये होता है इसमें आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ यूज़ करते हो, आप यहाँ आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यूज़ करते हो, यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज़ करते हो। और एक चीज़ मेरी याद रखना कान खोल के कि यहाँ पर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने इसलिए लगाया बिकॉज ये आपके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाले फार्मूला में आ रहा है। तो इस फार्मूला के मुताबिक मैंने ये जो यहाँ पे चीज़ है मैंने उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। हमेशा जो आपके पास यहाँ पे एरर्स होते हैं वो प्लस होते हैं, ऐड होते हैं, बल्कि तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे मैंने प्लस किया, यहाँ पे बल्कि मल्टीप्लाई लग रही है बल्कि प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपके पास ये प्लस ही आएगा क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, एरर्स कभी भी डिवाइड नहीं होते, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो इस तरह करके आपने करना है। अब एक पास्ट पेपर्स के जो सवाल है वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और पता चल जाए हमें कि क्वेश्चन किस तरह करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक MCQ वाला सवाल आ रहा है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर वो आपको कहता है कि आपके पास एक कुछ उसने वैल्यूज़ दे दी हैं मैस लेंथ विड्थ हाइट की। अब वो कह रहा है दी डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड टू बी दिस, व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन दिस रिजल्ट। तो ये सारी जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है ना, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आप डेंसिटी डिटरमिन कर रहे हो। वो यहाँ पे कह भी रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द मास एंड द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक। ये आपके पास लीनियर डायमेंशंस होगी, लेंथ विड्थ हाइट, मास आपके पास मास हो गया। द लिस्ट देन शोज द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड टुगेदर विद देयर अनसर्टेनिटीज। द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड टू बी 2.5। तो ये वाली जो हमारे पास चीज़ आ रही है ना, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास डेंसिटी की ट्रू वैल्यू होगी। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब डेंसिटी की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है, डेल्टा वाली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप पहले इक्वेशन बना लो। जिस तरह आपको मैंने जो एग्जांपल क्वेश्चंस करवाया उसमें आपको इक्वेशन दी गई होती है ना, z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, इसी तरह आप यहाँ पर इक्वेशन बना लो। अब जो डेंसिटी होता है आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। ये इसका आपके पास होता है, ये इसकी बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और जो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम के बजाय उसने लेंथ विड्थ और हाइट दे दी है। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, चेंज करके यहाँ पर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास फाइनल जो है ना वो इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप इसकी क्या कर लो, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाला जो फार्मूला वो लगा लो और उसके थ्रू आप कर लो। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले डेंसिटी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डेल्टा डी ओवर ये आपके पास आ जाएगा ट्रू वैल्यू इसकी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि डेंसिटी के जो फार्मूला आ रहा है उसके अंदर आपके पास m भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, विड्थ भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है। तो इन सब की बारी बारी आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज निकालो और उनको ऐड कर लो। सबसे पहले यहाँ पे m को, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा m नॉट, इसको फिर आप ऐड कर दो लेंथ वाली में, तो ये हो जाएगा इस तरह करके। और फिर आपके पास यहाँ पे विड्थ का जो होगा ना वो आंसर आएगा। और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा हाइट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इन सबको आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करवा दो या ना करवाओ एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे पावर सबकी सेम आ रही है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब वैल्यूज़ आप प्लग इन कर दो यहाँ पे। अब डेल्टा जो आपके पास यहाँ पर डेंसिटी आ रही है वो तो आपने फाइंड करनी है, लेकिन जो P नॉट है वो आपके पास क्या है 2.5, तो 2.5 यहाँ पर लिख लो। और इसके बाद आपके पास डेल्टा M की वैल्यू क्या है, ये आपके पास डेल्टा M है 0.1 डेल्टा M है, और ये 25 आपके पास ट्रू वैल्यू है। फिर आपके पास यहाँ पे डेल्टा L जो आ रहा है वो 0.01 है, और जो L नॉट है आपके पास वो 5 है। एंड देन इसी के बाद आपके पास यहाँ पे 0.01/2, एंड देन यहाँ पर आपके पास 0.01/1, ठीक है। तो इनको यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लो, इसको आराम सुकून और तहम्मुल से। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जानी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने डेंसिटी P को आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको जब आप सब्जेक्ट बनाओगे ना, और डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन कर लिया, तो जब डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करोगे इसको खुद भी वेरीफाई कर लेना, तो आपके पास आंसर 0.0525 आना चाहिए। अब ये हमारे पास कहाँ पे ये हो रहा है। अब हाँ, एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि ये जो आपके पास आ रही है ना, इसको आपने 1 SF पे करना है। तो
तो जब इसको आप 1 SF पे करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी 0.01 SF यहाँ पे बनता है तो 0.05 बन जाएगा, तो ये इसका ट्रू वैल्यू आ जाएगा। और इसमें आपके पास ऑप्शन क्या बन रही है, ऑप्शन सी बन रही है। तो दिस इज़ इट, इस तरह आपने ये वाला सवाल करना है। अब एक यहाँ पे हम एक थ्योरी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। अच्छा, यहाँ पे ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और a student measures the mass m of the block in the side length x, y and z. The measurements are shown in the table. अब वो कह रहा है determine the density of the glass. डेंसिटी जो ग्लास की आ रही है हमने वो करनी है पहले। अब ये जो उसने आपको बता दिया ना, और नॉर्मली जो आपके पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। तो ये आपके पास है डेंसिटी की ट्रू वैल्यू, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग डेंसिटी का जो फार्मूला आ रहा है वो लिख लो। डेंसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो दिस इज़ दी फार्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का नामो निशान नहीं है, लेकिन उसने एक्स वाई जी जो है वो दिया हुआ है। आपके पास हाइट आ गई, आपके पास विड्थ आ गई, लेंथ आ गई, वो उसने दी हुआ है। तो यहाँ पर इसको चेंज करके आप इसमें कन्वर्ट कर दो। आप लिख लो रो इक्वल्स टू एम ओवर लेंथ एक्स वाई जी, एक्स वाई इंटू जी, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी ट्रू वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो ट्रू वैल्यू आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, इन सब की ट्रू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दो। आपके पास यहाँ पे m की ट्रू वैल्यू आ रही है, एंड देन आपके पास x नॉट की ट्रू वैल्यू आ रही है, आपके पास y नॉट की ट्रू वैल्यू जो भी आ रही है, और आपके पास z नॉट की ट्रू वैल्यू जो भी आ रही है। अब बस इसमें ये चीज़ ख्याल रखना है, आपने SI यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है, खास ख्याल रखना है यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जो m की ट्रू वैल्यू वो आपके पास क्या आ रही है, 0.243 में आ रही है, ये किलोग्राम्स में, तो ये तो करेक्ट है। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर्स में आ रही है, तो 5.41 है, तो इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवा दो। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ वाई नॉट की ट्रू वैल्यू। वाई नॉट की ट्रू वैल्यू क्या, 11.09, लेकिन 11.09 भी सेंटीमीटर्स में है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दो बाई आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻²। और फिर इसको आप जी से मल्टीप्लाई करो। जी आपके पास जी की ट्रू वैल्यू 1.62 है, लेकिन वो भी सेंटीमीटर्स में है, तो उसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। तो अब इनको जब आप फाइंड करोगे इसका आंसर, तो 0.243 ओवर 5.41 into 10⁻⁻. अच्छा, इसका जो आंसर है ना आपके पास आ रहा है 2500.129 समथिंग करके, बट इसको आप लोग इसी तरह लिख दो 2500 करके, फिलहाल राउंड ऑफ करके लिख दो, ठीक है, ऐसे कर दो। अब ट्रू वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, m ओवर एक्स वाई जी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कर लो डेल्टा रो ओवर ट्रू वैल्यू ऑफ रो इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा डेल्टा m ओवर m नॉट, और ये सब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज वेरिएबल की पावर 1 है, सब वेरिएबल्स की पावर 1 है। x नॉट आ जाएगा, एंड देन प्लस आपके पास ये आ जाएगा, एंड देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब बस वैल्यूज़ आपने प्लग इन करनी है, दैट्स इट। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि अभी मैं आपको सिखाता हूँ। अब ट्रू वैल्यू इसकी आपके पास क्या आ रही थी, 2500, इसको एज इट इज़ लिख दो। अब जो डेल्टा m की वैल्यू है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो 0.01 है, तो यहाँ पे 0.01 है, 0.001 है, तो ये 0.001 आ गई, एंड देन MO की वैल्यू 0.243 है, तो इसकी वैल्यू 0.243 है, एंड देन x डेल्टा की वैल्यू 0.01 है, और x नॉट की जो वैल्यू 5.41 है, तो इसकी वैल्यू 5.41 है, और y डेल्टा की वैल्यू 0.01 है, और इसकी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू 11.01 है। अच्छा, अभी एक बड़ा अहम सवाल होगा आपके दिमाग में जो मैं आपको बताता हूँ। और अब z को देख लो, z में क्या है, 0.01 ओवर 1.62 था शायद इसकी ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू इसकी लिख लो 1.62। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर
ऊपर तो मैंने यहाँ पे इसके जो एसआई यूनिट्स है मैंने उनका बहुत ख्याल किया था, मैंने एसआई यूनिट्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया, जो भी बेसिक एसआई यूनिट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट किया, ग्राम्स को किलोग्राम्स में किया, वैसे ग्राम्स को किलोग्राम्स में नहीं किया बिकॉज वो ऑलरेडी किलोग्राम्स में था। तो लेकिन मसला ये आता है कि यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे यूनिट्स का ख्याल किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो एक बात मेरी कान खोल के याद रख लो कि जब भी आप ट्रू वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दी एसआई यूनिट्स, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दी एसआई यूनिट्स इनटू देयर बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, उसमें आपको करना पड़ता है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होती है इसमें भी अगर आप कर दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ऊपर भी आपके पास मैथ्स की वैल्यू आ रही है, नीचे भी मैथ्स की वैल्यू आ रही है। तो अगर आप उनको आप कन्वर्ट करते भी हो तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे वैसे भी। लेट्स सपोज आपके पास ये जो z की वैल्यू है, मैं यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास डेल्टा x ओवर x नॉट वाली वैल्यू, ये वाली मैं लिखता हूँ, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर्स और नीचे आपके पास आ जाएगा 5.41 सेंटीमीटर्स। तो इसको आप ऑल्दो आप इसको आप दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई -2.8 एंड देन माइनस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² ऊपर नीचे कर सकते हो, वो भी सेम चीज़ होगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसे यूनिट्स को काउंट करने की, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रख लो, एक शॉर्ट ट्रिक है, आपका टाइम बचाएगी कि जो ट्रू वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू वैल्यू में आपने एक्जैक्टली वैल्यूज एज इट इज़ प्लग इन करनी होती है और ऐसा यूनिट्स का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट दैट एट ऑल, ठीक है। तो उसमें आपको ख्याल नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन हमसे किया था ना, वो उन्होंने क्वेश्चन हमसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का किया था। तो ये हम अभी तक क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कर रहे हैं। अभी इसको हमने क्या करना है, अभी इस सब को हमने अभी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट भी करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने ना आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में पूछा हुआ है। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो आपको ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू की भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एग्जैक्टली आप इसको ऐसे करके लिख दो और आप इसको एग्जैक्टली ऐसे करके लिख दो, यही आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। आप इस तरह करो इन सबको, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपने सबको ऐड करना है, एरर्स को उनको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास जो यहाँ पर एरर आता है वो आ जाना चाहिए 5.41 एंड देन प्लस 0.01 ओवर 11.09 एंड देन प्लस 0.01 ओवर 1.62। इसको मल्टीप्लाई करो आप 100 से तो आपके पास जो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी ना, वो आपके पास 1.3% आ जाएगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर आपने लेट सपोज ये डेल्टा जो आपके पास रो आ रहा है इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करोगे। तो वो भी आसान है, आपके पास आपको पता लग गया कि आपके पास जो डेल्टा ये पी है ओवर जो ट्रू वैल्यू ऑफ रो है वो इक्वल टू आ रहा है 1.3%, राइट। तो इसको सब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे नीचे 2500 लिख लो जो इसकी ट्रू वैल्यू है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3/100। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो आपके पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह करके आप वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू आपने तब उस केस में फाइंड करनी थी जब वो आपको कहता कि आप अनसर्टेनिटी निकालो एब्सोल्यूट वाली। तो लेकिन वो वाला तो क्वेश्चन उन्होंने किया ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे खाली 1.3% एग्जैक्टली लिख सकते हो। अब वो कह रहे थे ट्रू वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर इन B1 बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर इन द माइंड। सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज ऑफ दिस सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर का कॉज आपके पास हो सकता है कि आपके पास जीरो एरर हो सकता है। जीरो एरर मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपके इक्विलिब्रियम पे कोई मशीन जीरो पे नहीं पॉइंट करी तो उसके अंदर जीरो एरर है। वो लेट सपोज 1 पे पॉइंट करिए, 2 पे पॉइंट करिए, -2 -1 पे पॉइंट करिए तो जीरो एरर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम ऐसे करते हैं। ये कुछ बस प्रैक्टिस थी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, इनको अगर प्रैक्टिस करना हो इन द मीन टाइम तो ये भी कर लो। एक ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन हेयर। इसको भी एग्जैक्टली हमने ना उसी तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, कोई भी इसके अंदर इतनी मतलब रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट्स बिलो एज वेल, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्स वगैरह होंगे दैट यू कैन गो थ्रू।